हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे रामबाण। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पेट एग्जाम और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सब के लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है। क्योंकि हम लोग प्रत्येक रविवार को यूपी विशेष के तहत 30 क्वेश्चनों को देखते हैं, तो उसी के तहत ये आज पांचवी कड़ी है दोस्तों। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कुषाणकालीन स्थल हुलास खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? बलिया, प्रयागराज, लखनऊ या फैजाबाद? तो दोस्तों, जो कुषाणकालीन स्थल हुलासखेड़ा है, या उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। यह दोस्तों लखनऊ और रायबरेली मार्ग पर लखनऊ से 28 किलोमीटर दूर पर हुलासखेड़ा नामक स्थान पर यह स्थल पाया जाता है। यहां से कुषाणकालीन सिक्के यानी कुषाणकालीन सिक्के की प्राप्ति हुई है। सिक्के, और यहीं से दोस्तों कहा जाता है कि पंचमार्क, जो प्राचीन काल के सब सिक्के थे, पंचमार्क यानी पंचमार्क सिक्कों की भी प्राप्ति हुई है। सिक्के यहीं से मिले हैं और यह प्राचीन कालीन एक महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हुलास आता है, एक हुलास आपसे कभी कभी पूछा गया, अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया प्रश्न था। हुलास ये सैंधोकालीन स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यानी सहारनपुर, जो हुलास है दोस्तों, यह सैंधोकालीन स्थल है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। लेकिन हुलास खेड़ा की अगर हम बात करें, तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है और कुषाणकालीन स्थल है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था? सफदरजंग, आसफाउद्दौला, शाह आलम या शुजाउद्दौला? तो लखनऊ की जो इमाम बाड़ा है दोस्तों, यह काफी प्रसिद्ध इमाम बाड़ा है। इसी को क्या हो दोस्तों, इसी को लखनऊ का भूल भुलैया भी कहा जाता है। यानी बड़े इमाम बाड़े को ही लखनऊ का क्या कहा जाता है? भूल भुलैया। भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में नवाब अशफाउद्दौला के द्वारा इस इमामबाड़े का निर्माण किया जाता है। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अशफाउद्दौला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? यानी नीचे दिए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलन बाई या सिद्धेश्वरी देवी? तो बनारस घराने की जो प्रमुख है, जैसे हम करें, पहला है अख्तर बाई। अख्तर बाई जो दोस्तों या लखनऊ घराने से संबंधित है। यानी इनका संबंध कहां से है? लखनऊ से है। इनका संबंध लखनऊ घराने से है। मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी का संबंध क्या है? बनारस घराने से है। तो इनमें कौन सा विकल्प दिया है? 2, 3, 4, यानी आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर सही होगा? डी वाला। बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या लखनऊ में? तो दोस्तों, जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के लिए यह संस्थान हमें कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? झांसी, मिर्जापुर, महोबा या एटा?
तो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 11 जिले, कितने जिले? 11 जिले, जिले क्या हैं? मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यानी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा जो बनती है, यानी यूपी और मध्य प्रदेश की जिले की जो सीमा बनती है वो 11 जिले पड़ते हैं, जिसमें से झांसी भी है, मिर्जापुर भी है, महोबा है। लेकिन एटा जिला क्या है दोस्तों? एटा जिला क्या है? यह मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एटा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र या दक्षिणी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र? दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है, खास तौर पर या आ, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। बंगाल खाड़ी से उठने वाली जो मतलब मानसूनी हवाएं होती हैं, वही उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो खास तौर पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में, एक तरह से कहा जाए तराई क्षेत्रों में वर्षा होती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें, यानी सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वह कहाँ होती है? गोरखपुर में। यानी गोरखपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, इसमें क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे कम वह कहाँ होती है? तो सबसे कम की अगर हम बात करें, यानी सबसे कम जो सबसे कम वर्षा होती है वह कहाँ होती है? मथुरा में होती है। यानी मथुरा जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है, और गोरखपुर जिला जो है यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होती है। क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ था? यमुना व चंबल, केन व टोंस, सोन व बेतवा या केन व बेतवा? तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने केन व बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी एक समझौता किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ने की कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? भावर व तराई क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान, पहाड़ी पठारी क्षेत्र? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो गन्ने के लिए मृदाएं हैं वह कौन सी है? तराई क्षेत्र की मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना या तंबाकू? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और गन्ने का। तो आपका राइट आंसर होगा एक और तीन। तो एक और तीन किस में है? तो डी वाले में है। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश क्या है? आलू गन्ना में सर्वाधिक उत्पादन करता है देश में। और अदर फसलों की बात करें तो गेहूं भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं के साथ साथ खाद्यान्न भी कह सकते हैं, यानी गेहूं के उत्पादन में, खाद्यान्न के भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? नवाब ब्रांड, शाही ब्रांड, अवध ब्रांड या राजा ब्रांड? तो उत्तर प्रदेश में जो आमों की फसल उगाई जाती है उसे विदेशों में या हम अदर स्टेटों में किस नाम से जानते हैं? तो नवाब ब्रांड के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश की चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन थे? अशीर हलदार, महेंद्र नाथ, हरिहर लाल या ललित मोहन सेन? तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला लखनऊ शैली है, इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? असीत हलदार को माना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथरस व कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से या कबड्डी से? तो हासरत और कानपुर परंपराओं का जो संबंध है दोस्तों, वह रंगमंच से कहा जाता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड या रुहेलखंड? तो रसिया लोकगीत दोस्तों उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, खासतौर पे मथुरा जिले में इस गीत को प्रमुखता के साथ गाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ब्रज क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री द्वारा राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है अमेठी में, बरेली में, कानपुर में या रायबरेली में? तो दोस्तों, जिस समय उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला नहीं बना गया था, उस समय जो राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है, वह रायबरेली जिले में आता था। रायबरेली जिले के एक स्थान आता है जायस, यानी एक स्थान है जायस। इसी स्थान पर क्या हुआ है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। लेकिन जिस समय अमेठी जिला गठित किया गया, तो जायस क्या हो गया, अमेठी जिले में चला गया, यानी जायस जो स्थान था वह अमेठी जिले में चला गया। तो वर्तमान में यह संस्थान हमें अमेठी जिले में प्राप्त होता है। लेकिन तब पूर्व के एग्जामों में देखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यह आपको कहाँ मिलेगा, रायबरेली जिले में मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में ये अमेठी जिले में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर हम ए मान लेते हैं, क्योंकि अमेठी को ही माना जाएगा। आपका राइट आंसर ए होगा। लेकिन पूर्व एग्जाम में दोस्तों रायबरेली भी उत्तर में मिलेगा, क्योंकि जायस उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी 9-10 में, तो जायस उस समय कहाँ था, रायबरेली में था। तो इसलिए आपका राइट आंसर ए वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? सर्वहितकारक, बनारस अखबार, उद्दंड, मर्तंड या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम जो हिंदी अखबार माना जाता है दोस्तों, वह कौन सा है? बनारस अखबार को माना जाता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई अलीगढ़ में, आगरा, वाराणसी या कन्नौज? जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है दोस्तों, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। यानी इसकी स्थापना किसकी की गई थी? सर सैयद अहमद खां, अहमद खां के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी, खास तौर पर मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए, यानी मुस्लिमों को आधुनिक या पश्चात शिक्षा से जोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यह स्थापना कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। यही दोस्तों आगे चलकर यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बन जाता है। यानी यही आगे चलकर क्या होता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। यानी मुस्लिम विश्वविद्यालय यही चल के आगे चल के कहलाता है। कौन? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है, यानी विश्वविद्यालय कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नाना साहब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां से किया था? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी? तो नाना साहब ने जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से किया गया था। कहा जाता है कि नाना साहब के जो ये दत्तक पुत्र थे, किसके? तो ये नाना साहब जो हैं दत्तक पुत्र थे पेशवा के।
पेशवा को जिस समय बिठूर में शिफ्ट किया गया था उसको पेंशन दी जाती थी, और जब उसकी मृत्यु हो गई थी पेशवा की, तो नाना साहब को ये पेंशन रोक दी गई थी। इसी से नाराज होकर नाना साहब ने 1857 की क्रांति में शामिल होने का निर्णय लिया था। और 1857 की क्रांति ये कहाँ से शुरू किए थे, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से शुरू किए थे। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा बी वाला हो जाएगा। लखनऊ से अगर हम बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा, यानी बेगम बेगम हजरत महल महल के द्वारा लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। और प्रयागराज से बात करें तो मौलवी लियाकत के द्वारा, यानी मौलवी लियाकत के द्वारा, मौलवी लियाकत अली थे, लियाकत अली के द्वारा क्या हुआ था, इस क्रांति का 1817 क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो लेकिन अगर आपसे कानपुर पूछता है, नाना साहब के बारे में पूछता है, तो नाना साहब ने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेपी कृपलानी या जीबी मंगलोन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश के क्या थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। जीबी पंत की बात करें, यानी गोविंद वल्लभ पंत की बात हम करें, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यानी उत्तर प्रदेश के क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, यानी पहले मुख्यमंत्री थे। और जीबी मंगलोन की बात करें तो यह भारत के प्रथम विधान लोकसभा अध्यक्ष थे। यानी भारत की बात करें या लोकसभा के, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? स्पी स्पीकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीबी मंगलोन थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पादेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पादेन सभापति होता है, कार्यपालिका मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है। तो उत्तर प्रदेश नगर निगम का जो मेयर होता है दोस्तों, वह अपने नगर का प्रथम नागरिक होता है, और नगर निगम का पादेन सदस्य भी होता है, और कार्यकारिणी समिति का पादेन सभापति भी होता है। लेकिन दोस्तों कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नगर मेयर के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 आपका कहाँ मिल रहा है, तो बी वाले में। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, बी, यानी 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इटावा, गोरखपुर, मेरठ या फारुखाबाद? तो उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों सर्वाधिक अवनलिका अपरदन वाला जिला है, इटावा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी या कुशीनगर? तो आचार्य नरेंद्र देव अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान दोस्तों, इसी में बौद्ध शिक्षा से संबंधित, बौद्ध धर्मों से संबंधित शोध किए जाते हैं। और यह संस्थान आपको कहाँ मिलेगा, तो लखनऊ में मिलेगा। आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चैती, रुहेलखंड, कजरी, अवध? तो दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कजरी जो है दोस्तों अवध दिया है, जबकि कजरी खास तौर पर ये पूर्वांचल क्षेत्रों में गाई जाती है। कहाँ गाई जाती है, तो पूर्वांचल क्षेत्रों में गाई जाती है। और अगर जिले की बात कर लें तो खास तौर पर ये मिर्जापुर में कजरी का गायन किया जाता है। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाला। कजरी जो है अवध में ना गाकर ये पूर्वांचल क्षेत्र में गाई जाती है, खास तौर पर मिर्जापुर जिले में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है?
उर्दू संस्थान, संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान या हिंदुस्तानी एकेडमी। तो भारत भारती सम्मान जो दोस्तों उत्तर प्रदेश का साहित्यिक साहित्यिक सम्मान देने में यह सबसे बड़ा सम्मान कहलाता है और इस सम्मान को उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर बनेगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, रास राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो मुक्त विश्वविद्यालय है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यानी प्रयागराज जिले में ये वाला मुक्त विद्यालय स्थित है और इसका क्या नाम है? तो राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो कासगंज, जोश मलिहाबाद, मिर्जा गालिब आगरा, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो दोस्तों जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको अगर देखा जाए, जो 1800 क्रांति में फांसी दी गई थी, इनको कहाँ दी गई थी? तो गोरखपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। इनका संबंध प्रयागराज से नहीं बनता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, घाघरा, सरजू, जितनी नदियां होती हैं उनका बहाव किस तरफ होता है दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दमोदर मिट्टी या लवड़ी मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृदा जो पाई जाती है वह कौन सी मृदा होती है? तो जलोढ़ मृदा होती है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? बी वाला। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी व तेंदुपत्ते का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य औषधि निगम, राज्य खनिज निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जड़ी बूटी या तेंदुपत्ते का संग्रहण उत्तर प्रदेश में किया जाता है वह उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? बरेली, कानपुर, मेरठ या अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का जो प्रमुख उद्योग शिफ्ट है दोस्तों, या उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? कानपुर, प्रयागराज, मेरठ या लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश का जो निर्यात निगम लिमिटेड है दोस्तों, या कहाँ शिफ्ट है? तो लखनऊ में शिफ्ट है। आपका राइट आंसर होगा डी वाला। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।